का जो आपने स्टोरी ब्रेक की आम लफ्जों में पाकिस्तानी अवाम के लिए। दिल साहब, आम लफ्ज़ों में सीधी जो बात है ना, वो ये सिंपल है कि जो बाजवा साहब हैं, उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब की मदद हासिल की ताकि वो इमरान खान की हुकूमत गिरा सकें। अब मदद की ज़रूरत तो नहीं थी, हुसैन हक्कानी साहब इमरान खान की हुकूमत गिरा नहीं सकते थे। यानी हुसैन हक्कानी साहब के पास इतनी ताकत नहीं थी। वो मदद वो चाहते थे कि जब वो हुकूमत गिराएं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरी आइनी हुकूमत गिराई जाए, तो बाहर से उनको कोई मसला ना आए। बाहर से मसले को जो यानी जिस तरह म्यांमार में हमने देखा, म्यांमार में कू हुआ ना थोड़े अरसे पहले, जो बर्मा जी। जिसको बोलते हैं, म्यांमार में पिछले साल कू हुआ, तो उधर जर्नैलों ने उनकी जो गवर्नमेंट थी, ऑन सैन सू की, जो नोबेल प्राइज़ विनर है, उसकी हुकूमत गिरा दी। जब उसकी हुकूमत जैसे ही गिरी, तो अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी, यानी पाबंदियाँ लगा दी हुकूमत के ऊपर, और उन जर्नैलों के ऊपर भी पाबंदियाँ लगा दी। दुनिया में कहाँ कहीं पे भी इस तरह की किसी जमहूरी हुकूमत को गिराया जाता है, तो दूसरे ममालिक की तरफ से शदीद अमल आता है। बस बाजवा साहब का मकसद ये था कि उन्होंने अपने सारे जो बेसिस थी ना, वो कवर करनी थी। यानी मैं एक गैर कानूनी काम करूँ पाकिस्तान में, तो मुझे कोई कुछ ना बोले, मुझे अदालत भी कुछ ना बोले, मुझे अपोज़िशन भी कुछ ना बोले, मुझे अमेरिका से भी कोई मसला ना आए। तो ये सिंपल सी बात है। अब देखें, पाकिस्तान में ना जब हुकूमत गिरी इमरान खान की, तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी थ्योरीज़ थी, और बड़े बड़े सारे चीज़ें थी, यानी एक वो पूरा जाल बना हुआ था, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें जो है डोरियाँ सीधी करना, सुलझाना और समझना कि ये किधर से हुआ है, तो उसका एक सिरा मैंने पकड़ लिया कि ये जो है, अगर पाकिस्तान में हुकूमत गिरी है, तो अमेरिका की तरफ से रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? देखें, अगर हुकूमत गिराई जाती है जमहूरी हुकूमत, तो अमेरिका की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आना था कि हम पाकिस्तानी फ़ौज ने गलत काम किया है, तो वो रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया? बस ये सिरा जब आप पकड़ के आप थोड़ा-सा खोज लगाने लग जाएँ, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये क्यों नहीं रद्द-ए-अमल आया और ये किस तरह से हुआ। फिर जब आप ये सिरा पकड़ लें कि ये जो है बाजवा साहब ने हक्कानी साहब की मदद इस मकसद के लिए हासिल की, और फिर आप ढूँढना शुरू कर दें कि इसके सबूत क्या-क्या हैं, फिर वो सबूत आपको फ़ौरन से मिलने शुरू हो जाते हैं। और असल में बाजवा हक्कानी फाइल्स यही स्टोरी है कि ये सबूत इकट्ठे करना, और कौन-कौन से सबूत इकट्ठे करने में मैं कामयाब हुआ, और किस तरह से ये सबूत सामने आए, और वो सारे सबूत हमारे सामने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं। मतलब आप ख़ास कह रहे हैं कि बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए हुसैन हक्कानी का इस्तेमाल किया, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, ताकि अमेरिका जो है वो जवाब ना दे। इसका डोनाल्ड डू के खत से भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि डोनाल्ड डू के भी ताल्लुकात हैं हुसैन हक्कानी के साथ, ये कहा जाता है। पहला सवाल। जी, बिल्कुल इससे इसके ताल्लुकात हैं। जब डोनाल्ड लू साहब ने ये बात बोली ना कि इमरान खान हमें पसंद नहीं है, इसको हटा लो, इसका मतलब ये था कि बाजवा साहब ने जो मेहनतें की थी, जो कोशिश की थी, वो कामयाब हो गई है। अमेरिका तक पैगाम पहुँच गया है हक्कानी साहब के ज़रिए। उन्होंने बोल दिया कि चलें ठीक है, गो अहेड, इमरान खान जो है हमें वैसे ही नहीं पसंद आ रहा। तो बाजवा साहब को जैसे ही ये सिग्नल मिला कि वहाँ से भी हो गई है तसल्ली, सब कुछ तय हो गया है, अमेरिका के जो है कोई कोई जवाब नहीं आएगा, तो दे वेंट अहेड, और थोड़े ही दिनों में कू हो गया। मतलब बाजवा साहब को ने इस्तेमाल किया हुसैन हक्कानी को लॉबिंग करने के लिए अमेरिका से, खुद बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया, उनको ज़बरदस्ती खींच के अंदर लाए अमेरिकियों को। क्या ये कहना ठीक होगा इस तनाज़ुर के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और इस मकसद के लिए बाजवा साहब ने हुसैन हक्कानी को पैसे भी दिए, और उन पैसों की रसीदें भी हैं। ये रसीदें जो आप कह रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आए? ये बताएँ अवाम को। अच्छा, देखिए, अमेरिका के अंदर ना एक सिस्टम है, जब पाकिस्तान की तरह, यानी इस तरह नहीं है कि अन्नेवाह आप कुछ भी करते फिरो। अमेरिका के अंदर ये है कि ना, अगर कोई दूसरी हुकूमत का, यानी बैरूनी मुल्क का कोई बंदा कोई काम कर रहा हो अमेरिका के अंदर, समझें, अगर मैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं काम कर सकता। मुझे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। उस डिक्लेरेशन को बोलते हैं फारा, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो वो उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में मैं लिखूंगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैंने कितने पैसे लिए हैं, और मैं क्या काम करूंगा। तो 2021 की जून के अंदर बाजवा साहब ने हायर किया एक बंदे को, जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रीनियर। रॉबर्ट ग्रीनियर हुआ करते थे सीआईए के चीफ पाकिस्तान के अंदर। यानी इस तरह से बाजवा साहब की उनकी उनसे शायद मुलाकात हुई हो किसी ज़माने में। तो रॉबर्ट ग्रीनियर अब तो रिटायर हो गया, वो लॉबिंग करते हैं वाशिंगटन डीसी में। उनको
पहले साल पैसे भेजे गए $1.5 लाख। अब उन $1.5 लाख कितने डॉलर विकास, कितने डॉलर? 150,000, $1.5 लाख। 1.5 लाख भेजे गए, ठीक है। हाँ, और ये ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजे गए, ये भेजे गए इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ से। वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से थी उस टाइम पे। इफ्तिखार दुरानी साहब हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा थे, वो पीटीआई के मेंबर हैं और उस टाइम पे जी। पीटीआई की गवर्नमेंट थी। लेकिन इमरान खान को ये बात नहीं पता थी। अब देखिए इफ्तिखार दुरानी साहब, और ये बाद में हमें बात पता चली, इफ्तिखार दुरानी साहब जो है एनडीयू में पढ़ चुके हैं, ठीक है? इफ्तिखार दुरानी साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं उन लोगों से। इफ्तिखार दुरानी साहब के पास एक बंदा आया और उसने बोला कि यार हमने ना मुल्क के लिए हमने कुछ लॉबिंग करनी है। ये नहीं बोला कि बाजवा के लिए। ये, और ये बात इफ्तिखार दुरानी के साहब की तरफ से मेरे पास आई है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। इफ्तिखार दुरानी साहब के पास बंदा आया कि हमने ना मुल्क के लिए लॉबिंग करनी है, तो पाक फ़ौज तो डायरेक्टली नहीं कर सकती, क्योंकि किसी फॉरेन फ़ौज के बिहाफ़ पे नहीं कर सकते, आप फॉरेन गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे कर सकते हैं। पाक फ़ौज तो डायरेक्टली कर सकती, आप हैं गवर्नमेंट में, तो आप ये लें ₹1.5 लाख, $1.5 लाख, और ये जो है रॉबर्ट ग्रेनियर साहब को दें, और ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म में हम नाम भी आपका ही लिखेंगे, पाक फ़ौज का नहीं लिखेंगे। इफ्तिखार दुरानी मुहिब्बे वतन है, शायद एनडीयू में पढ़ भी चुकी हैं, उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुल्क के लिए काम है तो मैं कर लेता हूँ। और उन्होंने फॉर्म वॉर्म पे जहाँ पे भी साइन वाइन करना था, वो साइन करके उन्होंने पैसे आगे ट्रांसफर कर दिए, और वो इफ्तिखार दुरानी साहब का नाम आ गया। अब ये जो फारा डिक्लेरेशन है उसमें नाम इफ्तिखार दुरानी साहब का लिखा है। लेकिन ये बात इमरान खान को नहीं पता थी, ये बात फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी ये बात कि इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ से जा चुके हैं। उन्होंने बोला उनको जो कुछ भी कि ये सीक्रेट रहनी चाहिए, बड़ा मुल्क के लिए अहम नाजुक मामला है ये, तो सीक्रेट रखें। ये बात हुई अगस्त 2021 में। यानी आप हम्म। सोचें कि कू हुआ है, ये जो वीओएनसी हुआ है, ये हुआ है अप्रैल 2022 में ना, तो जी। अगस्त 2021 से ही ये मामले शुरू हो चुके थे। यानी ओके। आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने अपनी गोटियाँ रखनी शुरू कर दी जिधर-जिधर इन्होंने रखनी थी। और ये बाजवा साहब ठीक के है। टाइम पे थे। अब अगस्त 2021 से लेके सितंबर 2021 तक, ये कोई 3-4 महीने, इसमें बारी-बारी करके पहले $50,000, फिर $30,000, फिर $25,000, इस तरह करके $1.5 लाख भेज दिए गए, और ये काम शुरू हो गया। अब आगे रॉबर्ट ग्रेनियर ने पैसे किसको दिए, ये हमें नहीं पता, अभी तक नहीं पता। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा ये हमें कहाँ पता चलती है ये बात। अच्छा, हम्म। इधर से ना सितंबर में लॉबिंग शुरू हो गई जी बाजवा साहब के लिए। अब अमेरिका में दिसंबर हुसैन 2021 में, दिसंबर 2021 में, सितंबर सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में, हाँ। जब यहाँ पे कह रहे थे कि हम शहबाज शरीफ को लेके आएंगे, बाजवा साहब के ससुर कह रहे थे पिंडी में बैठे हुए। अच्छा, ये इस बात का मुझे नहीं पता। लेकिन ये यहाँ से ना इस साइड से ये मामला इनका शुरू हो चुका था कि सितंबर में इन्होंने पैसे दे दिए, अब पेमेंट हो गई, तो अब काम भी शुरू होगा ना, ठेका दे दिया, अब आपने पेमेंट दे दी, तो अब काम शुरू होना चाहिए। तो वो असल में हुआ ये कि ग्रेनियर ने उसमें से, उस पैसों में से $30,000 हुसैन हक्कानी को दिए, और ओके। हुसैन हक्कानी ने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए कि ये ठीक जो है। है पाकिस्तान में इमरान खान तो बहुत बुरा है, लेकिन बाजवा बहुत अच्छे हैं। अब हुसैन हक्कानी साहब को अगर आप उनकी हिस्ट्री कुछ देखें ना, वो पाक फ़ौज के कोई खैर-ख्वाह नहीं है, और उन्होंने हम्म। पाक फ़ौज की कोई उनके लिए अच्छा काम नहीं किया। वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उनके पाकिस्तान के ऊपर केस चला हुआ है मेमो गेट का, और वो पाक फ़ौज के खिलाफ था। अगर आप मेमो उठा के पढ़े ना, मैं आपको मेमो भी भेज दूँगा, वो पूरा लेकिन वो। आजकल तो तारीफें करते हैं फौज की। हाँ, तो यही पैसे अगर $30,000 मैं दूँ किसी को, तो वो दिल में प्यार तो आ ही जाता है। आप मुझे दें $30,000, मैं आपको प्यार करूँगा सच्चा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो हुसैन गया। हुसैन साहब को मिले $30,000, तो उसके दिल में सच्चा प्यार हो गया पाक फ़ौज के लिए। वो नहीं, वो सच्चा तो प्यार। साहब ये भी कहते हैं कि आजकल के जी मैं तो कभी बाजवे से मिला ही नहीं, मैं तो उसका मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो और आदिल जनरल साहब आसिम आपको एक मुनीर की बात बताऊँ। तारीफें करते रहते हैं। मुझे ये बात सुन के इतनी हँसी आती है। देखिए, हक्कानी साहब ने ना कोई हम्म। 3-4 जगहों पे न्यूज़पेपर में, डॉन में जो है इंटरव्यू देके हर जगह पे बोला कि मैं तो बाजवा से मिला ही नहीं, और मैं तो हम्म। फैज़ से भी नहीं मिला। और आपको भी नहीं पता, ये शॉक मैं आपको भी देने लगा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है हम्म। कि हुसैन हक्कानी साहब ने मेरे सामने बोली है ये बात। अच्छा, ठीक। हुसैन हक्कानी साहब ने मेरे सामने बोला है कि मैं बाजवा से मिला यूएई के अंदर, और मैं फैज़ से मिला यूएई के अंदर। अच्छा, तो बस ये मतलब गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं तो वो रंग बदल रहे हैं बस। कमांड बदली है तो उन्होंने रंग बदल लिया अपना। आपने बिल्कुल। एक्सपोज़ कर दिया तो रंग बदल लिया आपने अपना। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको लगा कि ये जो है अब कोई बोलेगा नहीं। अब मैं बोल नहीं सकता था बड़े अरसे तक किसी की वजह से। लेकिन असल हुँ। बात ये है कि जो मेरी इतनी सारी सोर्सेज़ है ना, उनमें से एक बड़ी सोर्स हुसैन हक्कानी साहब खुद है।
अच्छा ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक है, हमारा मतलब ये कुल्हाड़ी उन्होंने खुद अपने पैर पे मारी है। देखिए, खुद कुल्हाड़ी किसने मारी है, कुल्हाड़ी उन्होंने नहीं मारी, ये जो हमारे जर्नैल है ना, इनको समझ नहीं आती कि ये किस टाइप के लोगों को हायर करते हैं। हुसैन हक्कानी एक हम्म। ऐसा मुँह-फट बंदा है, जो हर जगह अगर आप उसको एक बात बताएँगे ना, वो 6 जगहों पे जाके अपना मुँह फाड़-फाड़ के बोलेगा कि मैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट हूँ, मुझसे तो बाजवा भी मिला, मुझसे तो फैज़ भी मिला, मैं तो जेसन हम्म। बोर्न हूँ दुनिया का और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे पीछे जो है सारे लगे हुए हैं कि मैं ये हूँ, तो मैं काम करा सकता हूँ। तो वो तो अपनी बड़ाई तो हर कोई बंदा बयान करता है। ये कहाँ से, ये तो मतलब इसका मतलब है कि सारी, वो तो आप पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बाजवा हक्कानी फाइल्स, आपने जो स्टोरी ब्रेक की फारा डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपने सबूत लाया, उसकी कोई भी उसके बाद जो है किसी किस्म की रेट्रिब्यूशन नहीं आई, तो हुसैन हक्कानी साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार नहीं किया उसके ऊपर कि क्यों मुझे एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया दुनिया के आगे? बात ही नहीं करते, ना मेरी उनसे कभी दोस्ती थी, वो बस एक मुलाकात मेरी होगी किसी वजह से, लेकिन मेरे तो उनको नहीं पता था मैं कौन हूँ। और उनको असल में देखें, ये जो बात है ना, ये मैंने कभी करनी भी नहीं थी। ये जो ये हक्कानी बाजवा फाइल्स है ना, ये मैंने कभी एक्सपोज़ भी नहीं करनी थी। मसला ये हुआ कि इन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, वो हम्म। बर्दाश्त से बाहर है। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त की जा सकती। अगर आप कुछ भी करें, आपने जो भी अपने खेल ड्रामे लगाने हैं, ये वो कर लें। अरशद शरीफ एक अच्छा सच्चा इंसान था, वो ठीक बंदा था। उसको मारना हद से आगे गए हैं ये लोग। और उसके बाद फिर अब मैं इनको कवर करता रहूँ कि हक्कानी ने मेरे सामने एक चीज़ एडमिट की है, पूरी दुनिया के सामने वो जाके झूठ बोल रहा है कि ये मैंने नहीं मिला, मैं बाजवा से नहीं मिला, मैं फैज़ से नहीं मिला। और मेरे सामने वो बोल चुका है कि मैं मिला हूँ बाजवा से और बाजवा ने मुझे बोला था कि ये मेरे लिए काम करो, और मैंने उसको बोला था कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी और मेरे जो केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान में, इसको ठीक करना पड़ेगा, इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें उसने बोली, सारी चीज़ें इग्नोर की जा सकती थी। लेकिन बाद में इन्होंने जाके एक हद से आगे निकले हैं ना, ये शायद अरशद शरीफ को भी शायद ये बातें पता थी। क्या पता है इन्होंने उनको इसीलिए शहीद किया हो कि वो बाद में इनको एक्सपोज़ कर देगा। लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया ना, और आप अभी तक कवर कर रहे हैं। आप अभी तक बोल रहे हैं, यानी हुसैन हक्कानी साहब को मैं एक अच्छा बंदा भी मान लूँ, मैं सब कुछ मान लूँ, लेकिन जब इमरान खान को गोलियाँ लगीं, जब अरशद शरीफ को इन्होंने शहीद किया, उसके बाद ये रेडियो इंटरव्यूज़ में और इधर-उधर इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं कि इमरान खान को गोलियाँ लगना ड्रामा था। यानी किसी को गोलियाँ मारना, किसी को कत्ल करने की कोशिश करना, एक सहाफ़ी को कत्ल करना छोटी बात है। लेकिन ये मज़ाक में तो नहीं उड़ाई जा सकती ना ये बातें। और फिर उसके हम्म। बाद मैं अपना क्या बचाता रहूँ कि मेरी दोस्ती खराब होगी, मेरा वो खराब होगा। ये तो एक एक छोटी बात है, मेरी दोस्तियाँ जाएँ जहन्नुम में, मेरी बातें जाएँ जहन्नुम में, करियर जाए जहन्नुम में। एक बंदे को मार दिया आपने, दूसरे बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा मुल्क आधा तबाह कर दिया आपने। तो मैं समझ गया आपके जज़्बात, बिल्कुल बिल्कुल जज़्बाती तो आप ज़रूर हैं, लेकिन मेरी तरह ही जज़्बाती हैं, और क्योंकि हक़ सच बात तो आप कर जब हो तो तकलीफ़ तो होती है। मुझे ये बताएँ, इन्होंने 2016 में किताब लिखी री-इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो प्लेजरिज़्म, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये तो हमारा काम, इसने चोरी किया हुआ है। वो डिबेट तो चलें साइड के ऊपर छोड़ें, वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान बना ही गलत है, 75 साल से गलत चल रहा है। बड़े-बड़े चैनल्स पे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, वहाँ पे पैसे दे के भी ये जाके अपने जो है इंटरव्यूज़ दे के अपने ख़यालात का प्रचार करना चाहते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के असास के ऊपर, पाकिस्तान की बुनियादों के ऊपर ये हमला नहीं है? ये काम ठीक है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में तो हिंदुस्तान वाले बड़े खुश हो जाएँगे, सुन के अमेरिकन्स खुश हो जाएँगे कि उनका एक सेट पैटर्न है, एक उनका सेट इमेज है पाकिस्तान के बारे में। और हमारे जर्नैलों ने मदद की है उनको ये इमेज जो है उसको फैलाने के अंदर। लेकिन अब क्या ये जो हमला पाकिस्तान की असास के ऊपर है, क्या ये री-इमेजिनिंग पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कौन-सा वाला आपने पाकिस्तान री-इमेजिन करना है? अभी ये जो पाकिस्तान जो जर्नैल चला रहे हैं, इसको तो री-इमेजिन करना चाहिए। ये जर्नैलों को तो नहीं चलाना चाहिए ना मुल्क। ये आप री-इमेजिन करें, और इमरान खान जो आपका सबसे बड़ा नहीं, पॉपुलर जर्नैलों की तो तारीफ करते हैं, वो तो कहते हैं जी मिलिट्री के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मिलिट्री तो रहेगी रहेगी। ये तो असल में अपना चूरन बेचने की बात है। हुसैन वो हक्कानी साहब ने बेसिकली मज़हब के ऊपर बात करते हैं कि मज़हब को खत्म करो यहाँ से, और सियासत को मज़हब की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे जो है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा ही गलत लिखा गया है, इसको साइड पे करो।
नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये हुसैन हक्कानी साहब ने एक और भी किताब लिखी थी, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, और उसमें भी यही बात की हुई थी, बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। उनकी एक और किताब थी पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, कि मस्जिद जो है पाकिस्तान का दीन से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर डिसएग्रीमेंट इंटेलेक्चुअली हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की क़याम का मकसद जो था, जो जिसकी वजह से कायद ने पाकिस्तान बनाया था, उसको आप नहीं छोड़ सकते। और वो असल में क्या आप री-इमेजिन करना चाहते हैं, चलो आप री-इमेजिन करो। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या कायद का पाकिस्तान आज तक बना? जिस तरह नहीं कायद ने बन इमेजिन किया था, वो तो बना ही नहीं। तो आप उसको किस तरह नहीं। से चेंज करेंगे? आपने जब वो एक चीज़ देखी ही नहीं, तो आप उसको री-इमेजिन किस तरह करेंगे? फातिमा जिन्ना की मैं कल स्पीच देख रहा था, वो कह रही थी पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क होगा। ना यहाँ पे इस्लाम आया, ना यहाँ पे जमहूर हुई। तो अब क्या आप री-इमेजिन करेंगे? री-इमेजिन आप ये कर रहे हैं कि आप वो बोल रहे हैं कि ना आपको बाजवा के साथ री-एंगेजमेंट करनी चाहिए। हुसैन हक्कानी साहब के आर्टिकल है, मैं लिंक भेज दूँगा आपका, जब ये वीडियो आएगी उसके नीचे मैं लिंक डाल दूँगा, कि जो है पाकिस्तान में उसको जमहूर को दफ़ा करो, इमरान खान को दफ़ा करो। आपने अगर एंगेजमेंट करनी है तो पाक फ़ौज के साथ करो। यानी बिल्कुल बिल्कुल आपकी और बिल्कुल। हमारी तौहीन है ये, कि हम जो हैं पाकिस्तान के लोग, आप उसको बायपास करो और जाके सीधा जर्नैलों के पास जाओ। तो ये तो री-इमेजिन ना हुआ ना। और ये जो सारे ये मिफ्ता साहब ये बैठ के री-इमेजिन की बात करते हैं, ये तो सारे पाकिस्तान के एलीट हैं, और ये अभी भी यानी एलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, एलीट कैप्चर की बात कर रहे हैं, उसमें 4 स्टेज पे 4 एलीट आपने बिठाए हुए हैं, एक मिडल क्लास बंदा भी नहीं है, और आप कह रहे हैं एलीट कैप्चर जो की बात जो कर रहे हैं, उन्होंने खुद ही एलीट कैप्चर वो किया हुआ है। खुद ही एलीट कैप्चर, वो एलीट वही है जिन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। ये तो मज़ाक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की साज़िश है। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक मूवमेंट चल रही है, और पाकिस्तान जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तानी जो फ्यूडल क्लास है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। और उसी चक्कर में बाजवा साहब, हक्कानी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, ज़रदारी साहब, ये सारे इकट्ठे बैठ गए हैं। ये तो सारे कभी दोस्त नहीं थे। ना हक्कानी फ़ौज का दोस्त था, ना बाजवा जो है नवाज़ शरीफ का दोस्त था, ना नवाज़ शरीफ ज़रदारी का दोस्त था। इनमें से कोई भी आपस में दोस्त नहीं था। लेकिन अभी इनकी पक्की दोस्तियाँ खत्म नहीं हो रही, टूटनी जा रही हैं, ये सारे साथी बन गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब इनकी, यानी जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप लकीर लगाएँ ना, तो वो लकीर इस तरह नहीं लगती कि फ़ौज अलग, अवाम अलग, और जो है नॉर्मल सैलरी क्लास अलग। ये वर्टिकली नहीं लगती लकीरें, ये लकीर इस तरह लगती है कि ऊपर ये सारे बड़े और नीचे हम सारे छोटे। ये है असल बात पाकिस्तान में। और जब भी इनको आपस में तो ये लगे रहेंगे, आपस में तो ये गेम खेलते रहेंगे, जैसे क्रिकेट है, जैसे फ्रेंडली मैचेस होते हैं कि अभी तुम ले लो पावर, अभी मैं ले लेता हूँ। लेकिन जब इनको खतरा होगा नीचे से, तो तब ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। और यही हुआ, और यही इमरान खान बोल रहा था कि जब मैं आऊंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान असल में तर्जुमान है पाकिस्तानी मिडिल क्लास का, और पाकिस्तानी मिडिल क्लास को आज तक वॉइस ही नहीं मिली। इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास के पास कभी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ये पिछले 20 साल के अंदर हुआ है कि पाकिस्तानी मिडिल क्लास एजुकेट हुई है, और उसके पास न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आई है, वो पॉलिटिकली एजुकेट हुई है, कि उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है, उनके पास तो यानी इतनी ताकत आ गई है कि वो बाहर निकल सकें, वो टीवी पे कुछ बोल सकें। हमारे 6, 5, 6 लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अखबारों में आ गए हैं। अब जैसे ये सिद्दीक जान को देख लें, आपको देख लें, बड़े सारे लोग ये मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको एक्सेस मिल गया है टेक्नोलॉजी का। अब उससे पहले देखें, आप सारे उठाएँ, आप सहाफ़ी हमारे, ये सारे एलीट क्लास के लोग हैं। सहाफ़ी उठा लें, इंटेलेक्चुअल्स उठा लें, एकेडमिक्स उठा लें, ये सारे एलीट क्लास के लोग हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं। अब रज़ा रूमी की साहब को देख लें, और इन सारे लोग रज़ा रूमी साहब के वालिद साहब जज थे, जिन्होंने मुशर्रफ के जो जब उन्होंने आइन तोड़ा तो उसकी मदद की। इतने सारे लोग हैं। उस दिन मैं खातून के बारे में बात करता, अर्बन वायलेंस की एक्सपर्ट हैं, वो किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, उनके वालिद साहब जो हैं वो उज़ैर बलोच के सपोर्टर थे पाकिस्तान के अंदर, और पुलिस के बड़े ऑफिसर थे, सीसीपीओ वसीम अहमद साहब। तो ये तो एलीट कैप्चर जो है, ये हमारी नैरेटिव को भी एलीट कैप्चर किया हुआ है। और जब हमारी तरफ से अब इन लोगों को खतरा आया है, तो ये सारे अब इकट्ठे हो गए हैं, और ये हमारे खिलाफ कभी कोई नैरेटिव बनाते हैं, कभी कोई नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन ये नैरेटिव अभी बना भी लें, जो कुछ भी कर लें, यानी अगर ये अभी वाली मूवमेंट नाकाम भी हो जाए, ये किस तरह से रोक लेंगे? यानी मिडिल क्लास तो बढ़ती ही जाएगी, हमारे पास तो ताकत आती जाएगी। ये वेव गई, अगली वेव आएगी, वो वेव गई तो अगली वेव आएगी, ये होकर रहना है। ये जो है कौमों की यानी ये डायरेक्शन है ये, और इससे आप बच नहीं सकते। तब्दीली का सफर जो है, वो हकीकी आज़ादी का सफर जो है, वो आखिरकार अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच रहेगा। और पाकिस्तानी अब
अब हकीकी आजादी लेके रहेंगे, अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जर्नैल जो इस वक्त स्मैश करना चाहते हैं इमरान खान को, वो आपको होता हुआ अगर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है। फाइनल कमेंट दीजिएगा, आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत बुरा फ्यूचर है। ये लोग तो किसी इनका दिमाग इतना छोटा है, इनका कोई विजन ही नहीं है, ये तो रुक ही नहीं रहे। और ये हर यानी तकरीबी, और ये आज 7 लोग पीटीआई के शहीद हो गए हैं। सदीक जान को मैंने सुना है गिरफ्तार कर लिया है, और ये लगे रहेंगे। और ये इमरान खान को जो है किसी ना किसी तरह अगर काबू करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के अगले 10 साल 20 साल ज़ाया हैं। और अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं, अगर इमरान खान कामयाब हो जाता है, अगर पाकिस्तान की अवाम कामयाब हो जाती है, अगर हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत बेहतर है। तो ये इस साल डिसाइड हो जाएगा ये बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऊपर अल्लाह, नीचे अवाम, विचकार इमरान खान, कलम कल्ला बट, लेकिन अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, और अल्लाह ही अल्लाह के विर्द के साथ इंशाल्लाह